इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि कैसे कुछ 100 व्यापारियों की एक कंपनी हजारों मील दूर से आकर दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर कब्जा कर लेती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर कैसे? चलिए आज पता लगाते हैं कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। तो सवाल वही का वही है, आखिर ये हुआ कैसे? कैसे बस सिर्फ 200 व्यापारियों की एक छोटी सी कंपनी एक इतने बड़े और अमीर साम्राज्य पर हावी हो गई, जिसका पूरी दुनिया में दबदबा था? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें 16वीं सदी की दुनिया को देखना होगा। जरा इस फर्क को समझिए। उस समय भारत पूरी दुनिया के सामान का लगभग 1/4 यानी 25% हिस्सा बनाता था, और ब्रिटेन, उसका योगदान था सिर्फ 3%। मतलब आर्थिक ताकत में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत की उसी समृद्धि की, जिसकी वजह से दुनिया इसे सोने की चिड़िया कहती थी। 16वीं सदी के आखिर में भारत सचमुच सोने की चिड़िया था, कोई मजाक नहीं। बादशाह अकबर जैसे शक्तिशाली शासकों के राज में दुनिया का लगभग 25% माल यहीं बनता था, और जाहिर सी बात है दुनिया भर की नजरें इस बेहिसाब दौलत पर टिकी हुई थीं। उस वक्त दुनिया जैसे 2 हिस्सों में बंटी हुई थी। एक तरफ था मुगल भारत, जहां दुनिया के सबसे दौलतमंद बादशाहों का राज था, शानो शौकत थी। और दूसरी तरफ था बेचारा ब्रिटेन, जो आपस में ही लड़ रहा था, गृह युद्ध से जूझ रहा था, और उसकी अर्थव्यवस्था भी बहुत कमजोर थी, बस खेती बाड़ी पर टिकी हुई। और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां व्यापार का सीधा साधा इरादा विश्वासघात में बदल जाता है। चलिए देखते हैं कि अंग्रेजों का भारत आना कैसे शुरू हुआ और उनकी नीयत कैसे बदल गई। कहानी शुरू होती है साल 1600 से, जब 200 ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। ठीक 8 साल बाद 1608 में कंपनी का एक कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत बंदरगाह पर उतरा और सीधा पहुंच गया मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में, और वहां उसे भारत में व्यापार करने की इजाजत मिल गई। इतिहासकार मानते हैं कि ये मुगलों की पहली और शायद सबसे बड़ी भूल थी। बादशाह जहांगीर ने पहले तो डच और पुर्तगालियों के दबाव में मना किया था, लेकिन अंग्रेज लगातार कीमती तोहफे भेजते रहे, मिन्नतें करते रहे, और आखिरकार उन्होंने व्यापार की इजाजत दे ही दी। बस यहीं से भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदलने वाला था। शुरू में अंग्रेजों का प्लान बड़ा सीधा साधा था। उन्होंने खुद को एक भरोसेमंद व्यापारी की तरह पेश किया। पटना, सूरत, मुंबई और चेन्नई, इन सब जगहों पर फैक्ट्रियां खोली, स्थानीय लोगों को अच्छी सैलरी पर नौकरियां दी, और इसी वजह से बहुत से हिंदुस्तानी लोग खुशी खुशी उनके साथ जुड़ते चले गए। लेकिन ये दोस्ती का नकाब ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। जल्द ही अंग्रेजों की असली रणनीति सामने आ गई, और ये रणनीति व्यापार की नहीं बल्कि सत्ता हासिल करने की थी। उनकी नई नीति थी, फूट डालो और राज करो। देखिए, जैसे जैसे व्यापार से मुनाफा बढ़ा, अंग्रेजों का लालच भी आसमान छूने लगा। 1686 आते आते उनका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहा, अब उन्हें भारत पर कब्जा करना था, और इसी इरादे से उन्होंने मुगलों के खिलाफ। लेकिन नतीजा? बादशाह औरंगजेब की ताकतवर सेना के सामने उन्हें मुंह की खानी पड़ी। बहुत बुरी हार हुई। पर इस हार ने अंग्रेजों को एक बात साफ साफ सिखा दी कि मुगलों को सीधी लड़ाई में हराना नामुमकिन है। तो अब प्लान बी पर काम शुरू हुआ, और ये प्लान पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक था। सीधी सी कूटनीति अपनाई गई, फूट डालो और राज करो। मतलब भारत की ताकतों को आपस में ही लड़ाओ, उन्हें कमजोर करो और फिर राज करो। और यहीं पर मुगलों से दूसरी बड़ी भूल हुई। जंग हारने के बाद अंग्रेज औरंगजेब के कदमों में गिर गए, गिड़गिड़ाकर माफी मांगी। औरंगजेब ने थोड़ा बहुत जुर्माना लगाकर उन्हें माफ कर दिया और व्यापार भी जारी रखने दिया। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी ये एक माफी एक दिन पूरे मुगल साम्राज्य के अंत का कारण बन जाएगी। इस घटना के बाद एक तरफ मुगल साम्राज्य अंदर ही अंदर खोखला होने लगा, और दूसरी तरफ अंग्रेज जो अपनी हार से सबक सीख चुके थे, बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और वो मौका मिला 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ। उनकी मौत होते ही सल्तनत के लिए शहजादों में लड़ाई छिड़ गई। इसके बाद गद्दी पर एक के बाद एक कई कमजोर बादशाह बैठे, जो इतने बड़े साम्राज्य को संभाल ही नहीं पाए। मुगलों की इसी अंदरूनी कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने जंग जीतनी शुरू कर दी।
जिनमें 1757 की प्लासी और 1764 की बक्सर की लड़ाइयां निर्णायक साबित हुईं। और मुगल साम्राज्य कितना कमजोर हो चुका था, इसका सबसे बड़ा सबूत ये रकम है। जब पर्शिया की सेना ने दिल्ली पर हमला किया तो मुगल बादशाह को अपनी राजधानी बचाने के लिए उन्हें लगभग 2 करोड़ रुपए और बेशकीमती हीरे जवाहरात देने पड़े। इस एक लूट ने मुगलों की कमर ही तोड़ दी। अब देखते हैं कि ये फूट डालो और राज करो वाली पॉलिसी जमीन पर कैसे काम करती थी। स्टेप 1, उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के ही सेनापति को लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और प्लासी की लड़ाई जीत ली। स्टेप 2, बक्सर में उन्होंने अवध और बंगाल के नवाबों के साथ साथ खुद मुगल बादशाह की मिलीजुली सेना को हरा दिया। और फिर स्टेप 3, उन्होंने दक्षिण भारत की 2 बड़ी ताकतों हैदराबाद के निजाम और मराठों को आपस में लड़वाया, और जब दोनों कमजोर हो गए तो एक एक कर उन पर कब्जा कर लिया। और बस इसी तरह एक एक करके अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और ये मुगल सल्तनत के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो कब्जा तो हो गया, अब इसे बनाए कैसे रखना था? खैर, इसके लिए भी उनके पास एक पूरा प्लान था। उन्होंने मनमाने टैक्स लगाए, बड़े बड़े जमींदारों को अपने पाले में कर लिया और रेलवे जैसे काम करके कुछ समाज सुधारकों का भी समर्थन पा लिया। और विडंबना देखिए, इन्हीं हिंदुस्तानी सहयोगियों की मदद से उन्होंने 1857 के आज़ादी के पहले संग्राम को भी बेरहमी से कुचल दिया। और फिर आया साल 1857। विद्रोह के बाद जो हुआ उसने मुगल सल्तनत को हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया। अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाया और रंगून भेज दिया। उनके बेटों को मौत के घाट उतार दिया गया और इस तरह मुगल वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो आखिर में अगर हम पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर देखें तो क्या सामने आता है? मुगल साम्राज्य के पतन के पीछे कई वजहें थी। मुगल बादशाहों की अपनी बड़ी बड़ी गलतियां, औरंगजेब की मौत के बाद अंदरूनी लड़ाई, स्थानीय शासकों का धोखा, और इन सबसे ऊपर अंग्रेजों की वो चालाक और धैर्य से भरी रणनीति, फूट डालो और राज करो। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुक जाता है, क्या ये सब सिर्फ मुगलों की कुछ गलतियों का नतीजा था, या फिर एक ऐसी सोची समझी साजिश का जिसने भारत को 200 सालों की गुलामी में धकेल दिया? इस पर सोचना जरूरी है।